बच्चों, फिनिक्स ब्रह्मास्त्र नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना डीजी सर और आज से हम शुरू कर रहे हैं नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज, जहां हम बूस्ट करने वाले हैं आपके कॉन्सेप्ट को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी रैंक को बूस्ट करने का ये प्रोग्राम है, जहां जबरदस्त 45 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हम लेकर आए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज पहले चैप्टर की, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आप तैयार हैं पूरी एनर्जी के साथ। बच्चों चलो हम डिस्कस करेंगे यहां पर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जबरदस्त 45 क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाली नीट एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा इस पूरी सीरीज के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स, क्या करेगा। 1 मोल ऑफ मीथेन दिया है बेटा, 1 मोल ऑफ मीथेन अगर हमारे पास हो और हमसे पूछा जाए कि इनमें क्या कंटेन करेगा, तो देखो यहां पर हमें डिस्कस करना है कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो देखो 1 मोल अगर हमारे पास मीथेन होगी और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इसके अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यहां पर बात पूछी गई है कितने एटम हो सकते हैं, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। तो यहां पर देखो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात की गई है। तो यहां हाइड्रोजन एटम कितने हो सकते हैं, यहां पर कितने मोल हाइड्रोजन एटम के दिखाई दे रहे हैं 4। तो इसका मतलब यहां पर 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं। तो ये आंसर नहीं हो सकता है हमारा। चलिए आगे चेक करते, देखो लिखा है 4 ग्राम एटम हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ग्राम एटम का वर्ड का मतलब होता है मोल, मतलब 4 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 मोल है। तो यहाँ पर 4 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, डेफिनेटली होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा होना चाहिए सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बेटा 1 लीटर ऑफ अ गैस, 1 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी वेट 1.16 ग्राम, 1.16 ग्राम इट कैन पॉसिबल बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जब 4 गैसेस ऐसे ऑप्शन में दी गई हो बेटा, तो आपको क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। आपको वेट दिया गया है तो हम जानते हैं कि वेट बाय मॉलिक्यूलर मास बराबर, और वॉल्यूम जब एसटीपी पर दिया गया हो तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू निकालेंगे। तो वेट इंटू 22.4 डिवाइड बाय गिवन वॉल्यूम होगा, और यहां पर वेट दिया गया है 1.16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, डिवाइड कर देंगे 1 लीटर से, लगभग ये वैल्यू 26 के आसपास आएगी। जब ये 26 आ जाए तो चेक कीजिए कि इनमें से किसका मॉलिक्यूलर मास 26 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 26 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 28 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है, इसका मॉलिक्यूलर मास तो 16 है। तो बेटा आंसर हमारा फर्स्ट होना चाहिए। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है अगर हमारे पास, तो यहां पर क्वेश्चन बन रहा है एक्चुअल मास का। तो यहां पर 18 AMU का एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है, और अगर मुझे इसे केजी में निकालना है तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अगर ये केजी में लेना है, अदरवाइज 10 टू द पावर माइनस 24 अगर ये ग्राम में लेना होता, और हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30 इंटू 10 की पावर माइनस 27 हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। तो प्यारे बच्चों आंसर आना चाहिए फर्स्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, और अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है इफ Na, और Na का मतलब यहां पर होता है एवोगैड्रो नंबर। If Na is the Avogadro number, then number of valence electron in 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमें पता करना हो। तो हम कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे मोल कितने हैं यहां पर, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे Na से, इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आयन दिया गया है नाइट्राइड आयन, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं,
मोल की संख्या की बात करें तो 4.2 डिवाइड बाय नाइट्रोजन एटम का वेट होता है 14 इंटू Na इंटू यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 0.3 इंटू Na इंटू 8। तो प्यारे बच्चों ये 2.4 Na हो जाना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट 2.4 Na। जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आने वाली नीट 2026 के अंदर में भी पॉसिबल है। आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए यह ब्रह्मास्त्र नीट एमसीक्यू सीरीज चल रही है। फिनिक्स द्वारा ये नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज लाए हैं हम अपने बच्चों के लिए, जो इस बार आपको रैंकर्स की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज। वॉल्यूम पूछा गया है, एसटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है, इतना हमारे पास वॉल्यूम है सीसी में। सीसी मतलब होता है एमएल, मतलब हमारे पास वॉल्यूम कितना है गैस का? 1.12 इंटू 10 टू द पावर -7 सीसी। इसी को हम एमएल भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय, अगर वॉल्यूम सीसी में हो तो डिवाइड कर देना 22400 से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है 1.12 इंटू 10 की पावर -7। वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे, डिवाइड कर देंगे इसे 22400 से और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा Na से 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से। और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए सेकंड, है ना। तो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है। पर अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो हम अगर इस एमसीक्यू सीरीज को एक बार अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा कॉन्सेप्ट भी बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और रैंक तो बूस्ट होने ही वाली है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml, कितने ml है? 100 ml है हमारे पास ऑफ ईच ऑफ। अगर हमारे पास किसी गैस के 100 ml हैं और वो गैसेस हैं हमारे पास, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए और गैस रखी जाए O2, अमोनिया, CO2 और ये सबके सब एसटीपी पे रखें, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोचो कि बेटा प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और सबका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली उनके मोल्स या मॉलिक्यूल की संख्या भी कांस्टेंट या सेम होनी चाहिए। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि गैस कौन सी है, टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब सेम आपने सबके लिए रखा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होने चाहिए। एवोगैड्रोस लॉ लग रहा है यहां पर। 2 ग्राम ऑक्सीजन है, कितने कंटेन करती है? नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, तो बेटा हमारे पास दिया क्या है? 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस का दिया गया है। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू इन नंबर ऑफ एटम निकालना है ना। तो सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर है? तो पहले इसके नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एटम आएंगे 2 डिवाइड बाय 32 इंटू इसके अंदर एटम की संख्या होती है 2, राइट, इंटू Na। तो ये नंबर जिसके साथ मैच हो जाए, मतलब हो जाना चाहिए 4/32 Na, जिसके साथ मैच हो जाए वही आंसर है। पहले वाले के साथ मैच करके देखते हैं तो ये हो गया 0.5 हाइड्रोजन गैस है, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो डिवाइड बाय हाइड्रोजन के अंदर डिवाइड बाय 2 इंटू हर एक हाइड्रोजन एटम के अंदर 2 एटम होते हैं इंटू Na। तो ये 2 से 2 कट गए, 0.5 हो रहा है और ये देखेंगे तो ये 1/8 हो रहा है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है। सेकंड केस को मैच करते हैं तो ये है 4 ग्राम सल्फर। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 इंटू उस सल्फर के अंदर होता है S और ये होती थी हाइड्रोजन H2, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है इंटू Na। 4/32 Na, 4/32 Na, ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा सेकंड होना चाहिए। और सिमिलर तरीके से आप थर्ड और फोर्थ को भी चेक करेंगे तो वो मैच नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट, कैफीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे करना है। और यहां पर दिया गया है कि मॉलिक्यूलर वेट है 194 और 28.9% बाय मास नाइट्रोजन हमारे पास अगर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होगा 100 ग्राम, जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होगा 100 ग्राम, तो उसके अंदर नाइट्रोजन का वेट होगा
28.9 ग्राम। तो बताओ 194 में कितना हो जाएगा? तो ये 28.9 इंटू 194 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग ये 56 के आसपास आएगा। ये वेट हो गया नाइट्रोजन का। अब एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14 का, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाना चाहिए? तो 56 डिवाइड बाय 14 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 4। तो प्यारे बच्चों आंसर होना चाहिए 4। फिर से समझ लें अगर आप चाहें तो कि 100 ग्राम जो ये परसेंटेज दिया है, इसका मतलब है हमारे पास टोटल 100 ग्राम अगर हमारे पास वो कैफीन हो तो उसके अंदर 28.9 ग्राम क्या होगा? नाइट्रोजन का होगा। तो हम बोलेंगे 100 में इतना है, 194 में कितना होगा? पहले हम टोटल मास निकाल लेंगे 194 में नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के टोटल मास को डिवाइड करेंगे एक नाइट्रोजन एटम के मास से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम मिल जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि H2O इन FeCNS थ्राइस डॉट 3H2O। अगर हमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है तो यहाँ पर देखो वाटर का मास, तो हमें क्या करना है? परसेंटेज ऑफ वाटर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? वेट ऑफ वाटर करेंगे डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड कर देंगे। कंपाउंड मतलब ये पूरा कंपाउंड, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, है ना? ऐसा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहां पर वाटर का मास कितना है? एक वाटर का मास होता है 18, तो 3 वाटर का मास जो है वो यहां रख देंगे। इस टोटल कंपाउंड का मास नीचे रखेंगे, इनटू 100 करेंगे और चेक करेंगे तो ये आंसर लगभग 19% के आसपास आ जाना चाहिए। लेट्स चेक इट एंड डू इट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन कंटेन करता है 86% कार्बन है। ठीक है, ये मतलब इंपेरिकल फार्मूला टाइप का क्वेश्चन है। नीचे अल्कीन, अल्केन, अल्काइन ऐसा 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहले हमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? 86% है। ये मास परसेंटेज है, W है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 14% हो गया। यहीं पर अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लें तो 86 डिवाइड बाय हमें 12 से डिवाइड करना होगा, तो लगभग लगभग ये 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। और इसी तरह से इस 14 को हमें 1 से डिवाइड करना होगा, ये 14 समथिंग समथिंग आएगा। इसका सिंपल रेशो निकालेंगे, इनके मोल का रेशो निकालेंगे तो कार्बन 7 समथिंग हो गया, हाइड्रोजन 14 समथिंग हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो CH2 हो गया। मतलब ये CnH2n वाले फॉर्मूला को फॉलो करेगा। CnH2n वाले फॉर्मूला को कौन फॉलो करता है? ऑब्वियस ये अल्कीन फॉलो करता है। तो हमें पता चल गया ये अल्कीन हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन की हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे भी डायरेक्ट काम हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों एक स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन है, और जब भी स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन हो तो हमें चेक करना है कि क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन से है या नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री से है। लेट्स चेक इट। हमें दिया गया है 1 मोल ऑफ अमोनिया, मतलब बेटा इसका 1 मोल दिया गया है और इसके बाद इसका भी 1 मोल दिया गया है। तो हमें चेक कर लेना है। देखो हमें पता गया है 4 मोल ऑफ अमोनिया है और 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, और इसका हमें 1 मोल दिया गया है और इसका भी हमें 1 मोल दिया गया है। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट के लिए चेक करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए चेक करने के लिए हम दिए गए मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू आ गई 0.25 और इसको डिवाइड कर देंगे 1/5 से, तो ये वैल्यू आ गई 0.2। यहां पर जो वैल्यू छोटी होगी उससे पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और हम जानते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो 4 ऑप्शन में चेक करेंगे, कहीं पे ऐसा लिखा है ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, यहां लिखा गया है, इसका मतलब आंसर होगा 3rd, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन इवॉल्व एसटीपी 27 ग्राम एल्यूमिनियम दिया गया है। मतलब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाना है, NaOH से रिएक्शन करवानी है, और इसे अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर लिबरेट होगी। जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पे पानी भी यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो 2 एल्यूमिनियम, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 3। लेट्स चेक इट कि बराबर है। तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6,
3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके 27 ग्राम दिए गए हैं और हाइड्रोजन गैस कितना निकलेगा एसटीपी पर, कितनी इवॉल्व होगी ये पता करना है। तो हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय, हमें दिया गया है मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करेंगे, इक्वल टू इसकी स्टोइकियोमेट्री है 3, इसका स्टोइकियोमेट्री है 2, जहां पे वॉल्यूम होता है वहां मल्टीप्लाई किया जाता है 22.4 से, और जहां मास होता है वहां पे मल्टीप्लाई किया जाता है मोलर वेट से, एटॉमिक वेट से, मतलब यहाँ पे दिया गया है 27। अब क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ लिख देंगे 27। बेटा 27 से इस 27 को कैंसिल कर दो, राइट, इसको इससे कैंसिल कर दो 11.2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 33.6 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आंसर हो गया 33.6। इसके लिए आपको ये रिएक्शन आना चाहिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है NaOH से, एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक टाइप की ऑक्साइड बनाती है, ये मेटल आसानी से कास्टिक सोडा में NaOH में डिसॉल्व हो जाती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, बूस्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बेटा आइसोब्यूटेन एंड एन ब्यूटेन आर प्रेजेंट इन अ गैस, आइसोब्यूटेन भी है और एन ब्यूटेन भी है गैस के अंदर, मतलब दो आइसोमर्स हैं ब्यूटेन के। देन हाउ मच ऑक्सीजन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन, कितना लगेगा 5 kg ऑफ इट्स गैस। तो सबसे पहले हमें देखो ऑक्सीजन का कोई भी फॉर्म हो, सॉरी ब्यूटेन का कोई भी फॉर्म हो, आइसोब्यूटेन हो, ऑक्सीजन दोनों के लिए जो है रिएक्शन सेम ही होगा, सिर्फ हीट ऑफ कंबशन अलग अलग होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C4H10 ये हो गया ब्यूटेन और इसको हमने कंबस्ट कर दिया है O2 से, चाहे वो आइसोब्यूटेन हो या ब्यूटेन हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होता है। और यहाँ पे हम रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे बनेगी CO2 और बनेगा H2O। अब यहाँ से बैलेंस कर लेंगे बैलेंस करेंगे तो बेटा यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे प्यारे बच्चों वहां पे 10 है तो यहाँ आ जाएगा 5, और ये कितना हो गया 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 13/2 और इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है। और हमें ये 5 kg दिया गया है, ये 5 kg है, मतलब हमारे पास इसका मास निकालना है तो हम निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ ब्यूटेन इक्वल टू, इसकी स्टोइकियोमेट्री है 13/2 और इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 13/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट होगा 58, राइट। अब यहाँ पे वेट दिया गया है इसका 5 kg, 5 kg तो 5 kg। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा WO2 बराबर 5 × 13 × 32 डिवाइडेड बाय 2 × 58। और प्यारे बच्चों अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आंसर जो है लगभग 17.9 kg के आसपास आ जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल HCl। ओके, तो हमें CaCO3 दिया गया है प्लस हमें HCl दिया गया है और हमने इसको रिएक्ट किया तो ये CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 इस तरह से ये रिएक्ट करेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है देखो, अब चाहो तो रिएक्शन बैलेंस करो, बैलेंस करके मोल कंसेप्ट सॉल्व करो, लेकिन जब भी एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो तो आप चाहें तो इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स चेक इट कि इसके इक्विवेलेंट कितने हैं और इसके इक्विवेलेंट कितने हैं, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 कितना है हमारे पास, ये कैसे पता करेंगे। तो हमें मास दिया गया है तो मास बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर ऐसे निकालेंगे। और मास है हमारे पास 100, ध्यान से देखना, मास है बेटा हमारे पास 100, वो दिया है 100, मोलर मास CaCO3 का 100 ही होता है इनटू n फैक्टर CaCO3 का 2 होता है। तो यहां से अगर हम चेक करेंगे तो इसके पास, इसके लिए हमारे पास 2 इक्विवेलेंट है। वहीं पर NaCl नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया गया है तो नॉर्मल इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन इक्विवेलेंट होता है 1 × 1, तो ये 1 इक्विवेलेंट है।
मतलब यहाँ दो इक्विवेलेंट है CaCO3 के, यहाँ एक इक्विवेलेंट है HCl का, तो हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो गया, यहाँ से पता चल गया। इसका मतलब हमारे पास इसका एक इक्विवेलेंट है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट का इक्विवेलेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट है वो उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा जितना लिमिटिंग रिएजेंट का इक्विवेलेंट है। तो ये CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, एक इक्विवेलेंट CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमें CO2 का मास निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट बराबर होता है मास बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर, और यहाँ इक्विवेलेंट है हमारे पास 1 और मास हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और n फैक्टर होता है 2। इससे इसको कैंसिल करेंगे 22, तो W का वैल्यू आ गया 22 ग्राम। तो प्यारे बच्चों ये हो गया थर्ड आंसर 22 ग्राम। ये ध्यान से देखिएगा, हमने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है, इसके इक्विवेलेंट कितना है, इसका इक्विवेलेंट कितना है, लेट्स चेक द इक्विवेलेंट। जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट, जिसका इक्विवेलेंट कम है, अगर दोनों बराबर होते तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन होता, फिर हम चाहे तो CaCO3 से करते, चाहे तो HCl से करते। लेकिन इन दिस केस यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कम है, मतलब दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, वही कंज्यूम होगा और वही डिसाइड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में दिया गया है एक रिएक्शन Fe2O3 प्लस 3CO, और ये आपको दे रहा है प्यारे बच्चों आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द CO रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 0.25 मोल फेरिक ऑक्साइड। इसको रिड्यूस करने के लिए 0.25 को रिड्यूस करने के लिए ये कितना वॉल्यूम लगेगा, मतलब मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप या वॉल्यूम वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप हमें पता करना है। वॉल्यूम किसका पता करना है, और यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लिखा है, मतलब लीटर में पता करना है। तो वॉल्यूम लेना है हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का, और मोल हमें लेने हैं किसके, Fe2O3 के। सामने स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, राइट, और यहाँ पे वॉल्यूम जब भी होता है तो 22.4 लिख देना है, और यहाँ पे मोल हमें, मोल में कुछ नहीं लिखना होता है। यहाँ मोल कितना दिया गया है 0.25, मतलब 1/4। तो बस बच्चों अब आता हो आंसर क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू 3 इंटू 1/4 इंटू 22.4। अब अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब 22.4 का 3/4 हो जाएगा ये लगभग। ओके, तो लगभग ये 16.8 लीटर के आसपास आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, कितने मोल लगेंगे लेड नाइट्रेट के नीडेड टू प्रोड्यूस 224 लीटर, 224 लीटर ऑक्सीजन दिया गया है, मतलब इसको प्रोड्यूस करने के लिए 224। वंस अगेन स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के कितने मोल लगेंगे, मतलब मोल्स ऑफ PbNO3 टेकन ट्वाइस डिवाइडेड बाय कितने वो लीटर दिए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ O2 दिया गया है। स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करेंगे, इसके 2 मोल है सामने, इसका 1 मोल है सामने, मोल के लिए कुछ भी नहीं लगाना है, यहाँ पे 22.4 लगा देना है। इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 224, इससे इसको कैंसिल कर देंगे बेटा, तो ये 10 आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो आपको मोल्स की संख्या कितनी हो गई 20, तो आपको 20 मोल लगेंगे। तो आंसर, और बहुत ही अच्छा जबरदस्त, और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं, बट इस तरह की रिएक्शंस अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की हो, अगर हमने एक बार भी इसको लगा के नहीं देखा है, तो एग्जाम में जाके हम कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। हम सिर्फ जनरल रिएक्शंस करके चले गए और फिर वहां जाके हमसे वो स्टोइकियोमेट्री जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो ईजी ही है, पर हमें एक बार फिर से फाइनल एग्जाम से पहले लगा के देख लेना है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके ही जाना है, तभी तो रैंक आएगी, तभी रैंक बूस्ट होगी, है ना। अभी भी हम अगर 500, 550, 600 के आसपास अगर अटक जा रहे हैं, तो नीट का पेपर है, कभी भी मतलब लास्ट मोमेंट पे जाकर कभी भी हमें ऐसा धोखा ना हो जाए। इसलिए ये ब्रह्मास्त्र नीट एमसीक्यू सीरीज जो है फिनिक्स आपके लिए लेकर आया है, ताकि आप लास्ट मोमेंट पर अपने जो कॉन्फिडेंस को, अपनी जो रैंक है, अपने जो मार्क्स जो 550, 600 के आसपास अगर अटक जा रहे हैं एग्जाम में, उनको बूस्ट करने के लिए ये पूरी सीरीज आपको मकसद में आपको जो है हेल्प करेगी। तो प्यारे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है, गैसियस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दो अलग अलग गैसेज हैं जिसका टोटल वॉल्यूम कितना है 3 लीटर है, टोटल 3 लीटर है,
ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस 11 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड टोटल प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों मिलके। तो हमें दो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। प्रोपेन क्या होता है, C3H8, इसे प्रोपेन कहते हैं। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर देता हूं तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसे बैलेंस करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो गैसेस वॉल्यूम लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो अभी यहाँ पर ये 3 आ गया, राइट, और ये 3 हो गया, और यहाँ से 8 है तो यहाँ 4 हो गया, ये 4 और ये 6 10 हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। ओके, अब मान लेते हैं कि ये टोटल 3 है, 3 में से ये 1 से, अगर ये 1 से तो ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड 3x हो जाएगा, राइट। इसी तरह से हम ब्यूटेन के लिए लिखेंगे C4H10 C4H10 प्लस ऑक्सीजन, इसे बैलेंस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहां इस बार पहले से हम 2 लगा देते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने देते, चलो ये 1 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम 4 लगा देते हैं, और ये हो गया 5। अब ये 5 4 2 8 और 13 तो 13, ये 13/2 हो गया। अब ये अगर हमारे पास वो x है तो ये 3 - x हो जाएगा। क्यों सर, ये टोटल 3 लीटर था तो ये x लीटर मान लिया तो ये 3x हो गया, 3 - x हो गया। अब ये 3 - x है तो ऑब्वियस ये 4 × 3 - x यहां पर डेवलप हो जाएगा। अब टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड है देखो 3x प्लस 4 × 3 - x टाइप हो गई, और ये सब मिला के 11 लीटर थी, यही तो बोला है। अब यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 12 और ये हो गया 4x = 11। अब यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये 12 उधर चला गया, ये हो गया -x = -1, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 1। अगर x की वैल्यू आ गई 1 मतलब प्रोपेन हो गया 1, और ये हो गया 3 - 1 मतलब 2। तो रेशो कितना आ गया प्रोपेन और इसका 1/2 का रेशो आ गया, 1/2 का रेशो आ गया। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि देखो टोटली 3 लीटर है तो रेशो जो है 1/2 या 2/1 ही हो सकता है, ये 2 हो ही नहीं सकता था। 3 2 तो 5 हो जाएगा, 3 4, 3 + 1 4 हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता था आंसर। आंसर ये दोनों में से ही होना चाहिए था, बस चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 10 ml of a gaseous hydrocarbon on combustion give 40 ml of carbon dioxide and 50 ml of water vapor। तो हाइड्रोकार्बन हमारे को मालूम ही नहीं है, तो हमने ले लिया कि CXHY नाम का एक हाइड्रोकार्बन है। जब इसे बर्न करेंगे तो ऑब्वियस है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब ऑब्वियस है कि ये जितनी भी हाइड्रोजन होगी उसका तो y/2 टाइप ये हो जाएगा, और ये x है तो ये x हो जाएगा। अब यही दिया हुआ है, ये x और y/2 दिया हुआ है, तो ये x अमाउंट किसका हो गया 40 ml इसकी के लिए हो गया, और ये y/2 टाइम्स किसके लिए हो गया 50 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 और y की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो C40 और H100 ये आपके पास पॉसिबिलिटी है। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो C4H10 ये आपका आंसर होना चाहिए, मतलब 4th, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है भैया, इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट मास इसका निकालना है। तो प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर फॉर द एसिड या बेस क्या होता है, कितने हाइड्रोजन एटम उस रिएक्शन में डोनेट हुए हैं या रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो H3PO4 में 3 हाइड्रोजन एटम है जो डोनेट कर सकता है। जब वो CaOH से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक हाइड्रोजन अभी भी बच गया है, मतलब कितने इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं 2, मतलब इसका n फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर, इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। तो मतलब इक्विवेलेंट मास इस केस में कितना होना चाहिए m/2, m/2। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों सेकंड। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर आप रट के गए तो गड़बड़ कर दोगे आप। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। कोई भी एक मेटल का हाइड्राइड है ना, तो हमें क्या करना है, देखो कोई भी कंपाउंड में जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो हर एक एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का सम होता है। तो यहाँ पे पहले देखो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड दिया गया है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होगा प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना है 20 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा 8 होता है।
तो यहाँ से हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिल गया, वो कितना आ गया 20 में से 8 चला गया 12 बचा, तो ये मिल गया हमें 12। अब ये आंसर नहीं है, हमें तो हाइड्राइड का निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये हो गया 12 जो आया हमारे पास, और ये होता है 1, तो सब मिला के कितना हो गया 13, तो आंसर हमारा 13। तो इक्विवेलेंट पे इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इस बार हमें बेस दिया गया, हमें पूछा गया इसका मोलर मास इक्विवेलेंट मास, तो इसका इक्विवेलेंट मास बराबर इसका मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, और इस बार देखो यहाँ पे 2 OH थे, एक ही OH इसने रिएक्ट किया, एक बच गया, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, इसका n फैक्टर हो गया 1, तो इक्विवेलेंट मास ये होता है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर मतलब 1, और इसका मोलर मास 74 होता है, तो ये आंसर होना चाहिए। अगला देखते हैं, हाउ मच NaOH, कितना NaOH लगेगा इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, इतने अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो देखो इक्विवेलेंट ऑफ बेस मतलब NaOH बराबर होना चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ HCl, और ये मास में निकालना है, तो ये हो जाएगा मास बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर, और ये हमें नॉर्मेलिटी में दिया गया है, तो नॉर्मेलिटी वॉल्यूम और ml में जब दिया हो तो डिवाइड बाय 1000, राइट। तो अब रख देते हैं कि W कितना है पता नहीं, मोलर मास कितना है 40, n फैक्टर होता है NaOH का 1। प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी कितना दिया गया है 0.1 इनटू वॉल्यूम कितना है 1500 डिवाइड बाय 1000, ये कैंसिल कर दो और W की वैल्यू सॉल्व कर लो, तो ये आना चाहिए 6 ग्राम, सॉल्व कर लो 6 ग्राम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी निकालना है सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम, तो बेटा प्यारे बच्चों मोलालिटी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होती है। तो प्यारे बच्चों ये दिया गया है 10, ये दिया गया है प्यारे बच्चों 1000, ये हो गया हमारा NaOH के लिए मोलर मास 40, और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट का मोलर मास दिया गया 100 ग्राम सॉरी मास। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये लगभग 2.5 मोलर ये आंसर आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते जाओ, अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल पर कॉन्सेप्चुअल, हर एक कॉन्सेप्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट का इसमें इस 35 क्वेश्चन के अंदर मैंने कवर किया है। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं, ब्रह्मास्त्र नीट MCQ सीरीज। चलो बढ़ते हैं आगे, अ सैंपल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, सैंपल है कैल्शियम फॉस्फेट का, कंटेन्स 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कैल्शियम फॉस्फेट ये कैल्शियम फॉस्फेट है, इसके अंदर टोटल ऑक्सीजन एटम कितने 8, मतलब जब 8 मोल ऑक्सीजन एटम होता है तब 3 मोल कैल्शियम एटम होता है, राइट। तो आंसर 30 आना चाहिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन द सेम। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मासेस ऑफ H2SO4 एंड Al2SO4, इसका और इसका मास का रेशियो क्या होगा इफ ईच कंटेन 32 ग्राम। देखो प्यारे बच्चों H2SO4 है ना, तो सबसे पहले देखो दोनों में 32 ग्राम है, मतलब 32 ग्राम सल्फर है, 32 ग्राम सल्फर होता है मतलब 1 मोल सल्फर है, कितना हो गया 1 मोल सल्फर। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये 1 मोल जब सल्फर होता है तो ये 1 मोल H2SO4 होता है, 1 मोल सल्फर में 1 मोल सल्फर में 1 मोल H2SO4 का होता है। वहीं पे Al2SO4 टेकन थ्राइस को जरा ध्यान से देखो, जब 3 मोल सल्फर होता है तो 1 मोल ये कंपाउंड होता है, 3 मोल में 1 मोल होगा, तो 1 मोल जब सल्फर होगा तो 1/3 मोल कंपाउंड होगा, राइट। तो इनका मास का रेशो, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ Al2SO4 टेकन थ्राइस, क्या करना है, ये कितना मोल हो जाएगा 1 मोल, और उसका मोलर मास 98 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/3 मोल। अब इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा
दो बार एल्यूमिनियम है तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 96 इंटू 3 टोटल। ये हो रहा है 288 प्लस 54 342 लगभग, तो इंटू 342। एक बार आप मोलर मास और चेक कर लें इसका और वैल्यू रखें, इसको सॉल्व कर लें तो रेशो आ जाएगा। आई थिंक ये रेशो लगभग लगभग 0.86 के आसपास आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। अगला देख लेते हैं, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, किसमें सबसे ज्यादा एटम है। तो एटम निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकाल लो, मोल निकालने के बाद उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू Na कर दो। तो सबसे पहले देखो ये कितना है 10 ml, 10 ml वाटर हो तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो मतलब इसके मास हो गए 10, 10 डिवाइडेड बाय इसको 18 से डिवाइड कर दें, है ना, तो ये हो गए मोल, ये हमें मोल मिल गए। तो ये हो गए मोल मतलब 0.55 समथिंग मोल हो गए, इनटू इसकी एटॉमिसिटी है 1 इंटू Na, इतने हो जाएंगे इसके अंदर। वहीं पे इसको देखो ये ऑलरेडी मोल में दिया गया है तो इसके मोल हो गए 0.1 इंटू इसके अंदर एटॉमिसिटी है 5, यहाँ देखो V2O5 इंटू Na। तीसरी कैटेगरी है 12 ग्राम O3, 12 ग्राम O3 डिवाइड बाय 48 कर दो तो 1/3 मतलब 0.33, 0.33 मोल हो गए ओजोन के, तो 0.33 इंटू 3 इंटू Na ये करना पड़ेगा, लगभग लगभग 0.99 समथिंग कुछ आ जाएगा। और ये लास्ट वाला देखो इसको मोल में डिवाइड करेंगे तो ये 12.44 इंटू 10 टू द पावर 22 है, लगभग लगभग ये 0.2 मोल हो जाएगा। और इसके अंदर दो कार्बन या दो ऑक्सीजन एटम है तो इंटू 2 इंटू Na, इसे कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा मोल हमें इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऐसे करना है। फिर से देख लो, सबसे पहले जो गिवन चीजें जो भी सब्सटेंसेस दिए हैं उनके मोल निकालो, उसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है उससे मल्टीप्लाई करो एटॉमिसिटी से और Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है इन वाटर के अंदर। ये हमारे पास V2O5 में है और ये हमारे पास ओजोन में है और ये हमारे पास CO2 में है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एक एटम का मास इतना है, राइट तो 1 ग्राम एटम में कितने, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 ग्राम, तो देखो 3.9854 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम अगर हो तो उसमें एक एटम होता है, राइट तो 1 ग्राम अगर हमारे पास होता तो उसमें कितने एटम होते, तो 1 डिवाइड बाय 9854 लगभग लगभग इसको 4 ही मान लीजिए, इंटू 10 की पावर -23, ऊपर जाएगा तो 23 से ऊपर जाएगा तो 23 प्लस का हो जाएगा। और सॉल्व कर लो इसको आप एक बार 1/4, तो ये लगभग लगभग इसका आसपास आना चाहिए आंसर आपका, चेक कर लो। लेट्स सी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम। 0.5 ग्राम एटम मतलब हाफ मोल हो गया नाइट्रोजन का, हाफ मोल नाइट्रोजन एटम है आपके पास, ये इसमें सिमिलर है। तो देखो यहाँ 12 ग्राम कार्बन है तो 12 डिवाइड बाय 12 और एटॉमिसिटी इसकी 1 है तो ये तो 1 मोल हो गया। दूसरे नंबर पे देखो 32, तो 32 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 32 इंटू इसकी एटॉमिसिटी 1 है। यहां देखो ये 8 डिवाइड बाय ऑक्सीजन मतलब O2 होता है, 8 डिवाइड बाय 32 इंटू 2 तो ये हो गया 1/2, तो ये आंसर हो सकता है। ये हो गया 24 डिवाइड बाय 24 इंटू 1, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, थर्ड आना चाहिए, क्योंकि एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 बराबर हो जाएगा, तो मतलब आंसर इसका थर्ड है। आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, देखो 8 मोल अगर ऑक्सीजन एटम होते हैं तो बनता है 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट।
बनता है 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो बेटा 1/4 0.25 मोल को मैं 1/4 लिख सकता हूं, से कितना बनेगा, तो 1/4 इंटू 1 डिवाइड बाय 8 इतना बनेगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट 64 ग्राम ऑफ टोटल है, 64 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। वेट देखें तो कार्बन का तो 24 है, हाइड्रोजन का 8 है और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है, तो ये 32 हो जाएगा। मोल में कन्वर्ट कर दें प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 24/12, 8/1 और 32/16। यही होता है ना इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बना हमारा, C2H8O2। इसे इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दें तो CH4O आएगा। मतलब यहां पे फर्स्ट आंसर होना चाहिए। कमाल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इन एक्वस इथाइल अल्कोहल। एक्वस मतलब पानी के अंदर मिलाया गया है। इथेनॉल सॉल्यूशन इज 0.25, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन दिया गया है आपको 0.25, हेंस द परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वेट। तो जब भी आपको मास परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंट W/W परसेंटेज निकालना हो और मोल फ्रैक्शन दिया हो, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमारा जो सॉल्यूट है उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो A है और जो सॉल्वेंट है अगर वो B है, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ B, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से तो आपको आंसर मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन कितना है A का, 0.25। इथाइल अल्कोहल जो होता है C2H5 उसका मोलर मास निकालेंगे तो ये 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.25 इंटू 46 इंटू 46 प्लस दूसरा कौन है, सॉल्वेंट पानी, ठीक है। तो वो मोल फ्रैक्शन देखो, इसका अगर मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो बचा हुआ मोल फ्रैक्शन किसका है, ऑब्वियस है पानी का है, इंटू पानी का मोलर वेट इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर लो, इससे आपको मास परसेंटेज मिल जाएंगे, W/W परसेंटेज। किसके ऊपर W/W परसेंटेज है, ये इथाइल अल्कोहल के, यहां से मिल जाएंगे जो अप्रोक्सीमेट 46% आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है। 10 ग्राम ऑफ सिल्वर रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ सल्फर, द अमाउंट ऑफ Ag2S। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो, सिल्वर की रिएक्शन सल्फर से की गई और फॉर्म किया जा रहा है Ag2S, राइट, ठीक है सर। अब समस्या ये है, बैलेंस कर लो, यहां बैलेंस किया तो ये आ गया। नाउ ये दिया गया है 10 ग्राम और ये दिया गया है 1 ग्राम, राइट। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें निकालना है इसका, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट दिए गए हैं तो हमें लिमिटिंग रीजन पता करना पड़ेगा। तो इसको पता करने के लिए डिवाइड, पहले इसके मोल निकाले, राइट, और डिवाइड कर दिया इसको इसकी स्टोइकियोमेट्री से, वहीं पे इसको डिवाइड किया 32 इसके मोलर वेट से और डिवाइड किया इसकी स्टोइकियोमेट्री से। अगर हम इन दोनों को प्रॉपरली चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू छोटी आ रही है, राइट, ये वैल्यू छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो है सल्फर, और जब हम सल्फर की मदद से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे कितना Ag2S बना है तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा Ag2S का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए डेफिनेटली हम स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे, W Ag2S डिवाइड बाय W सल्फर बराबर, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। यहाँ पे इसका मोलर वेट है 32 और यहाँ पे इसका मोलर वेट है यहाँ पे ये हो जाएगा लगभग 108 प्लस 108 प्लस सल्फर का 32, तो $248, तो लगभग 248 आ रहा है।
इसका वैल्यू था 1 ग्राम, तो ये हो गया 1 ग्राम। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू Ag2S के लिए लगभग लगभग 7.75 ग्राम कैलकुलेट आना चाहिए। मतलब करना क्या है, देखो सबसे पहली बात कि सबसे पहले आप एक रिएक्शन लिख लें जो आपको सिल्वर और सल्फर के रिस्पेक्ट में गिवन हो, उस के रिस्पेक्ट में पहले आप स्टोइकियोमेट्री सॉल्व कर लें। स्टोइकियोमेट्री के लिए पहले आप यहाँ पे जो भी मास दिए गए उसको डिवाइड कर लें मोलर मास से। 108 यहाँ पे मोलर मास है, यहाँ पे 32 मोलर मास है, दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्व करके चेक कर लें कि आपका जो लिमिटिंग रीजेंट कौन है, तो हम चेक करेंगे तो ये लिमिटिंग रीजेंट निकल के आ रहा है सल्फर। सल्फर जो लिमिटिंग रीजेंट है वही कंज्यूम हो जाएगा, उसी से पता करेंगे कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है। तो लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। 36.5% W/W% HCl दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम और मोलारिटी पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो मोलारिटी अगर मास परसेंटेज से निकालना है तो मोलारिटी बराबर, पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं। मोलारिटी बराबर होता है W/W% इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट का। ये है हमारे पास 36.5 इंटू 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 36.5 इसका मोलर मास HCl का। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो मोलारिटी हमारी कितनी आ गई 12, तो ये मोलारिटी निकल के आ गई। अब हमें पता है कि मोलालिटी जो होती है वो 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलारिटी माइनस मोलर मास ऑफ A इंटू मोलारिटी, ऐसा करके हम मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं। ये मोलालिटी बराबर हो जाएगा 1000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1.2 माइनस 36.5 इंटू मोलालिटी कितनी आई थी 12 है ना बच्चों। अब यहाँ पे कुछ आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मोलालिटी का वैल्यू लगभग लगभग 15.7 के समथिंग आ जाना चाहिए। तो आपका आंसर 4th होना चाहिए। इसके लिए आपको आना चाहिए, पहले तो आपको ये रिलेशन याद कर लेना है, दूसरा ये रिलेशन याद कर लेना है। जब भी आपको मास बाय मास परसेंटेज दिया हो तो मोलारिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपके पास मोलारिटी कैलकुलेट हो चुकी है तो आप मोलालिटी और मोलारिटी का रिलेशन लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 500 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन, इतना ग्लूकोज में इतना 500 ml में इतने मोल हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो मोलारिटी निकालना चाहते हो एक्चुअली में आप, तो मोल और वॉल्यूम लगाना है। मोलारिटी क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम, अगर ml में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसको कैलकुलेट करा तो ये कितना आया 0.1 मोल। यहाँ रख दीजिए, मोलारिटी का वैल्यू कितना है 0.1 डिवाइड बाय 500 इंटू 1000, कैलकुलेट करा मोलारिटी का वैल्यू कितना आया 0.2 आ गया। अच्छे क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन दिया गया है ए का वाटर में, इन वाटर इज 0.2 मोलालिटी ऑफ ए। तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दे। अगर वाटर एज सॉल्वेंट हो, यहाँ पर वाटर कभी भी सॉल्वेंट हो तब यहाँ पे 55.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं हो अगर सॉल्वेंट कोई दूसरा है तो 1000 डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास हमें लेना होता है। तो यहाँ पे तो वाटर ही है, मोलालिटी बराबर x से हो गया 0.2, एक्स भी हो गया 0.8 इंटू 55.55, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो लगभग लगभग 13.9 इसका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, FeCl3 की मोलारिटी दी गई है m/30 क्लोराइड आयन की। देखो FeCl3 डिसोसिएट होगा Fe+3 और 3 टाइम्स ऑफ क्लोराइड में, तो इसकी जो भी मोलारिटी होगी उसकी 3 टाइम मोलारिटी इसकी हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोराइड आयन की मोलारिटी जो है वो आएगी 3 इंटू m/30, मतलब m/10, तो m/10 आंसर होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट,
इफ 500 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड, देखो 500 ml 1 मोलर ग्लूकोज लिया आपने, उसी में 500 ml 1 मोलर ग्लूकोज मिला दिया। अगर दोनों की मोलारिटी सेम है, ये भी मोलारिटी ये भी मोलारिटी सेम है, और इनको मिलाए जा रहे हो, कितनी भी क्वांटिटी मिलाओ मोलारिटी चेंज नहीं होगी जब तक कि दो डिफरेंट मोलारिटी वाले आप सॉल्यूशन को नहीं मिलाएंगे। सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को कितने भी वॉल्यूम में मिलाते जाओ, मोलारिटी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये आंसर आएगा 1 मोलर। What volume of 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 100 मिलीमोल्स ऑफ द सॉल्यूट? कितना वॉल्यूम होगा, है ना, मिली मोल दिया है तो देखो मोल बराबर होते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। और अगर ये कंसंट्रेशन मिली मोल में दिया है तो यहाँ पे हमें मिली मोल को मोल में बदल देना है, ठीक है। तो हमारा, और ये मोल में बदल देंगे, और वॉल्यूम ml में दिया है तो यहाँ डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो मोल तो हो गए हमारे 100, मिली मोल थे तो 10⁻³ इक्वल टू मोलारिटी हो गई हमारे पास 0.8, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है इनटू 1000, ये 1000 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो गया, 100 डिवाइड बाय 0.8 कर देंगे, ये वॉल्यूम आ गया 125 के समथिंग, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है, और हम देख रहे हैं कि पिछले जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया है, हर बार जो है इस टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये काफ़ी आते हैं नीट के एग्जाम में, तो इनकी हमें अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन यूनिट डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता है ना, जैसे कि मोलालिटी, जैसे कि मोल फ्रैक्शन, है ना, जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज, इनमें वॉल्यूम वाली यूनिट नहीं है। तो जहां पे वॉल्यूम वाली यूनिट नहीं होती है वो डिपेंड नहीं करते हैं टेम्परेचर पे, तो ये भी बात सही है। और दीज यूनिट्स आर नॉट डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये भी बात सही है। मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो जाएंगे हमारे लिए। अगला है द एवरेज मास ऑफ 1 मिलीग्राम। देखो एवरेज मास किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट आइसोटॉप्स पे डिपेंड करता है। तो अगले स्टेटमेंट में देखो मैग्नीशियम का 24, 25 एंड 26 3 दिए गए हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, बिल्कुल इसके 3 आइसोटॉप होते हैं, और इसकी इसी पर इसका एवरेज मास डिपेंड कर रहा होता है। तो बोथ स्टेटमेंट इसमें भी क्या हो गए, करेक्ट हो जाने चाहिए। अगला दिया गया है 16 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड O3 कंटेन है, दोनों है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम में कंटेन Na/3 एटम्स, तो हमें एटम निकालने पड़ेंगे। तो 16 डिवाइड बाय 32 इंटू ऑक्सीजन में हो गए एटोमिसिटी 2 Na, ये ऑक्सीजन के अंदर हो गए, तो ये आ गया हमारे पास 16 से 16 घट गया तो ये हो गया Na, मतलब Na के बराबर है। तो Na/3 के बराबर तो नहीं आ रहा है, ओजोन का भी चेक कर लो, ये हो गया 16/48 इंटू 3 Na, ये भी Na के बराबर आ गया, तो Na/3 तो नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 16 ग्राम O2 एंड O3 कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, सेम नंबर ऑफ एटम है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो थर्ड आंसर होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रेजेंट। बिल्कुल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रेजेंट पे डिपेंड करता है। लिमिटिंग रेजेंट रिएक्ट कंप्लीटली इन द रिएक्शन, ये भी बात सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलो अगला पढ़ते हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 लीटर ऑक्सीजन एंड 1 लीटर, 1 लीटर ऑक्सीजन है और 1 लीटर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, दोनों के टेम्परेचर प्रेशर सेम रखे गए हैं, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। एवोगैड्रोस रूल से ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों बात करेक्ट है। तो रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इसका। अगला पढ़ते हैं, रिएक्शन दिया गया है ट्वाइस A प्लस थ्राइस B, और इसको रिएक्ट करके C बनाया गया है। बोल रहा है कि इसके 3 मोल हैं, किसके, A के 3 मोल है। अगर ये 3 मोल हो जाए, ठीक है, और ये 4 मोल दिए गए हैं, 4 मोल दिए गए हैं, तो हमें इसका लिमिटिंग रीजन पता करना है। तो 3/2 करेंगे, इसको 4/3 करेंगे, तो ये तो 1.5 आ गया लगभग, और ये 1.33 हो गया, मतलब ये कम है अभी भी,
राइट। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये प्रोडक्ट सी जो है इस पर डिपेंड करेगा। तो ये देखो 3 मोल से ये 3 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो 4 मोल से ये 4/3 बनेगा मोल। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, पढ़ लेते हैं कि 4/3 मोल्स ऑफ सी आर ऑलवेज प्रोड्यूस व्हेन 3 मोल्स होती है, तो बात सही हो गई है। तो और B इज द लिमिटिंग रिएजेंट है, B यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी बात सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमें चेक करना चाहिए था बस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। इस तरह के टेबल वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी नीट की एग्जाम में आते रहते हैं, इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ मोल्स वाले रिलेटेड टर्म्स वाले क्वेश्चन हैं कि हमें रिलेट करना है। देखो यहाँ पे हीलियम दिया गया है 52 AMU, अगर हमारे पास हीलियम का हो तो हीलियम का मास कितना होता है, 4 AMU का होता है, 4 AMU का होता है। तो 52 को अगर हम 4 AMU से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 13, मतलब ये फर्स्ट का आंसर हो गया सेकंड, मतलब फर्स्ट का आंसर सेकंड होना चाहिए, मतलब ये भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। अब ये 2 Na एटम इन सैंपल ऑफ अमोनिया है, इसके आगे देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का, तो 1 मोल नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो 28 ग्राम होता है, मतलब थर्ड का फोर्थ हो गया। 1.8 ग्राम वाटर दिए गए, 1.8 ग्राम वाटर जो होता है उसके मोल होते हैं, तो ये, तो इसको मैच करेंगे तो ये आंसर फर्स्ट आंसर से मैच होता नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कुछ यूनिट्स दी गई हैं, उनको मैच करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसमें इतने जूल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के आसपास होता है। एक कैलोरी जो होती है वो लगभग 4.18 जूल के आसपास होती है, तो ये सेकंड इसी से मैच हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये 1 जूल जो है 10⁻7 अर्ग के बराबर है, और 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के साथ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर डी, और ये तो उसका भी आंसर फर्स्ट होना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये नीट ब्रह्मास्त्र MCQ सीरीज का पहला लेक्चर जो है, जहाँ पे हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस्ट 45 क्वेश्चन, जहां आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, एक रिवीजन भी होगा, आपके रैंक को बूस्ट करने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ फिनिक्स की ब्रह्मास्त्र नीट MCQ सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सायोनारा।